हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजवीर सिंह चौहान। आंचल ने ये नाम अपने होठों पर दोहराया, मानो याद करने का प्रयास कर रही हो। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने इसे प्रारब्ध जी से सत्यापित करना उचित समझा। एक मिनट डैड, क्या ये वही चौहान नहीं है जिसे आपने पहले लंदन से हटाया था और बाद में वो लंदन में बसने के लिए हमारे दुश्मन एनिमी फॉरएवर के पास अपनी फरियाद लेकर आया था? आंचल ने पूछा। हाँ, वही है, प्रारब्ध जी ने कहा। मन ही मन उन्होंने राजवीर सिंह चौहान को कोसा, किंतु फोन पर उनकी बेटी थी, इसलिए उन्होंने अपनी गाली को अपने होठों तक ही सीमित रखा। आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा, आंचल ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा, बिना प्रारब्ध जी की बात सुने। प्रारब्ध जी अपनी जीत सुनिश्चित होते देखकर खुशी से मुस्कुरा उठे, किंतु फिर भी उन्होंने पूछा, वो कैसे? वो ऐसे कि इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। राजवीर सिंह चौहान एक नंबर का बिजनेसमैन है और बिजनेस जगत का ये बहुत पुराना सिद्धांत है कि सारा बिजनेस सौदेबाजी पर ही चलता है। एक हाथ दो, एक हाथ लो। वो मुझे अपना समर्थन दे, मैं उसे दूंगी। वो एक ईमानदार बिजनेसमैन है, बल्कि बहुत बड़ा जिद्दी भी है, प्रारब्ध जी ने याद दिलाया। हाँ बिल्कुल, छोटे बच्चों की तरह। जब वो अपना बिजनेस लंदन में चलाने के लिए एनिमी फॉरएवर से मदद मांगने आया था, तभी मैंने ये चीज नोटिस की थी। किसी भी चीज को पाने के लिए वो हद तक जिद करता है, रोता तड़पता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के बिजनेस जगत में आकर उसे कुछ भी छीन कर पाने की हिम्मत नहीं थी। वही स्थिति इस समय भारतीय चुनाव में है। हम जबरदस्ती राजवीर सिंह चौहान से समर्थन नहीं छीन सकते, लेकिन उसकी इस कमजोरी का फायदा तो उठा सकते हैं ना? आंचल ने कहा। प्रारब्ध जी समझते हुए मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी बच्चे से उसका मनपसंद खिलौना लेना हो तो उसके बदले में उसके हाथों में कोई दूसरा खिलौना देना होता है, वरना वो अपना खिलौना छोड़ने को तैयार नहीं होगा। उसी तरह से राजवीर सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में फूफा जी को समर्थन करने के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई कीमत मांगेगा, और मैं उसे उसकी मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा उसकी दिल मांगी मुराद देने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसकी दिल की मुराद क्या है, और उसके बदले में उसके समर्थन से मेरे लिए भी भारत का रास्ता खोल जाएगा। सिंपल, मैं भी यही करने वाली हूँ, आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसकी दिल मांगी मुराद क्या है बेटा जी? प्रारब्ध जी ने अनजान बनते हुए पूछा। आप आम खाइए ना, डर के पेड़ क्यों गिन रहे हैं? आंचल ने तिरस्कार पूर्वक पूछा। क्योंकि समझदार आदमी मुर्गी से अंडा लेकर खाता है, एक ही दिन मुर्गी मार के नहीं खा जाता, प्रारब्ध जी ने हंसते हुए कहा। ये भी ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, वो लंदन में कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हाथ आजमाना चाहता है। मैं उसके लिए लंदन बिजनेस का रास्ता खोल दूंगी, बदले में वो मेरे लिए भारत आने का रास्ता खोल देगा। इट्स सिंपल। अब आ गई सौदेबाजी समझ में, आंचल ने कहा, और प्रारब्ध जी फोन के पीछे अपनी बेटी के बदलते हुए भाव देखकर खुलकर हंस रहे थे। आप हंस क्यों रहे हैं डैड? मैंने कुछ गलत कहा है क्या? प्रारब्ध जी को इस तरह हंसते सुनकर आंचल ने पूछा। नहीं नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। मुझे पता था कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। उसमें भी राणा भाई साहब की ये शर्त थी कि एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारा प्लान सॉलिड और फूल प्रूफ है। हम अपना काम सौदेबाजी से निकाल लेंगे तो यहाँ गोली चलने की बात ही नहीं होगी। पर फिर भी जो भी करना है सोच समझ कर करना, कोई रिस्क मत लेना। बाकी उसकी डिटेल निकालने में तुम्हें कोई परेशानी हो या कोई समस्या हो तो मुझसे शेयर कर लेना, प्रारब्ध जी ने कहा। समस्या तो यहाँ पर दूसरे ने क्रिएट कर रखी है डैड, आंचल ने मुंह बनाते हुए कहा। अल्फांसो अंदर आ रहा था और उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी, लेकिन प्रारब्ध जी बात को कुछ और समझ बैठे। हाँ, अल्फांसो ने मुझे बताया था। इस मामले में मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम उस लड़के से जितना हो सके दूर रहना। मतलब आप जानते हैं उसे? प्रारब्ध जी की बात सुनकर आंचल ने चौंकते हुए पूछा और खूंखार नजरों से अल्फांसो की ओर देखा। आंचल के नजरों का इशारा समझकर अल्फांसो ने जल्दी से अपने सामने वाले टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखी और वहां से भाग खड़ा हुआ। हाँ, मैं उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को अच्छे से जानता हूँ। वो राणावत है, आशुतोष सिंह राणावत का छोटा बेटा, सम्राट सिंह राणावत। कुछ दिन पहले वो ऑस्ट्रेलिया एक बिजनेस डील के सिलसिले में गया था। उसी डील के पेपर्स निकलवाने में उसने लंदन का भी ट्रिप कर लिया है। जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करो। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगी तो मुझे भी कोई चिंता नहीं रहेगी। वरना सांप एक बार नेवले पर भरोसा कर सकता है, लेकिन मैं राणावत पर नहीं कर सकता, प्रारब्ध जी ने कहा। मतलब आंचल उनकी बात समझ नहीं पाई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सांप एक बार नेवले पर भरोसा कर सकता है, लेकिन मैं राणावत पर नहीं कर सकता, प्रारब्ध जी ने कहा। मतलब? आंचल उनकी बात समझ नहीं पाई थी। मतलब? बहुत पुराना है बेटा, ये दोस्ती और दुश्मनी की जंग काफी पुरानी है। कभी साथ मिलते हैं तो सारी बात बताते हैं। फिलहाल में इतना जान लो कि सीएम पोस्ट के कैंडिडेट के रूप में उसके फादर आशुतोष सिंह राणावत ही खड़े होने वाले हैं। मतलब राजवीर सिंह चौहान का सपोर्ट न सिर्फ मेरी इंडिया आने के लिए जरूरी है, बल्कि इस सांप और नेवले की जंग में अपनी जीत पक्की करने के लिए भी बहुत जरूरी है, आंचल ने समझते हुए कहा। कुछ ऐसा ही समझ लो, प्रारब्ध जी ने कहा। तब तो ये जंग हम ही जीतेंगे डैड। ये जंग हमारे लिए माइलस्टोन साबित होने वाली है, आंचल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, और इसीलिए मैंने इस काम के लिए तुम्हें चुना है। वरना मैं तो अमोघ या अर्जुन में से किसी को भी राजवीर सिंह चौहान से बात करने के लिए भेज सकता था, या फिर खुद भी जा सकता था। लेकिन राजवीर को चाहिए, और जिस तरीके से बात करनी है तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी इन सारी बातों में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मेरे लिए इन सब चीज़ों से पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। इस मैटर पर राणावत भी कूद गए हैं, इसलिए सावधान रहना। अपना कोई भी स्टेप उठाने से पहले सारा काम, सारी प्लानिंग सोच समझकर ही करना, प्रारब्ध जी ने समझाते हुए कहा। ओके डैड, मैं ध्यान रखूंगी, आंचल ने पूरी बात समझते हुए कहा। प्रारब्ध जी ने आज से पहले इस तरह से कभी कोई काम नहीं सौंपा था, पर आज काम सौंपने के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने उसे राणावत से दूर रहने के लिए कहा था, ये चीज उसे उलझा रही थी। उसकी सिक्स सेंस बार बार उसे आगाह कर रही थी कि जरूर कोई न कोई बड़ी बात है इन सब के पीछे। इसलिए कुछ देर रुकने के बाद उसने पूछ लिया, एक मिनट डैड, जब राजवीर सिंह चौहान का सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है, तो राणावत को भी उसका सपोर्ट चाहिए ही होगा। ऐसे में राणावत की तरफ से राजवीर सिंह चौहान से मिलने कौन आ रहा है? अभी तक इस बारे में मुझे पूरी पक्की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, इस काम के लिए आदित्य सिंह राणावत हो जाएगा, क्योंकि विराट इस काम के लायक नहीं है और सम्राट पर आशुतोष सिंह राणावत भरोसा नहीं कर सकते। पर फिर भी अगर सम्राट वहां पहुंचता है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो मस्त मौला टाइप का लड़का है, दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती में यकीन रखता है। वो दोस्तों के लिए बेहतरीन दोस्त है और दुश्मनों के लिए कट्टर दुश्मन, प्रारब्ध जी ने बताया। आपको तो पूरी इन्फॉर्मेशन है डैड, आंचल ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्योंकि प्रारब्ध जी की बातों से आंचल के दिमाग में अपनी और सम्राट की पहली मीटिंग घूम गई थी, जब सम्राट ने आंचल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आंचल के कानों में सम्राट की कही हुई बात घूमने लगी, फ्रेंड्स फॉरएवर। हाँ दोस्तों, दुश्मनों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन कब कहां से वार कर दे पता नहीं चलता। इसलिए सतर्क रहना जरूरी होता है, और हमारे बिजनेस में तो खास कर। यहाँ तो दोस्त भी कब आस्तीन के सांप बन जाते हैं ये बताना भी मुश्किल है। ये बात तो तुम भी समझती हो। बाकी उसके दोस्ती और दुश्मनी दोनों से तुम दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि इस पारिवारिक दुश्मनी की चपेट में मेरे बच्चे भी शामिल हों। ओके डैड, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो फिर मिलते हैं इंडिया में राजवीर सिंह चौहान का सपोर्ट लेकर। आई लव यू डैड, आंचल ने अपनी नीली आंखों में चमक भरते हुए कहा। टेक केयर बच्चा, आई लव यू टू एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमिंग, प्रारब्ध जी ने भी कहते हुए फोन काट दिया। बात करने के बाद जहां प्रारब्ध जी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर बिल्कुल निश्चिंत बैठ गए थे, वहीं आंचल अपना सारा काम छोड़कर फोन और पर्सनल लैपटॉप खोलकर बैठ गई। उसने गूगल पर सम्राट सिंह राणावत डाला और सर्च किया। सामने सम्राट की फोटो के साथ उसकी पूरी अपडेट मौजूद थी। डैड हमेशा सही कहते हैं, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन जब दुश्मन दमदार हो तो लड़ने में बड़ा मजा आता है। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर सम्राट सिंह राणावत, अब मजा आएगा तुमसे लड़ने में। पहली मीटिंग में तुम जेल गए, दूसरी मीटिंग में तुम्हारी गाड़ी कबाड़ी वाले के पास गई, और तीसरी मीटिंग में तुम्हारा क्या हाल होगा ये सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है।
अगर अपनी सलामती चाहते हो तो ऊपर वाले से दुआ करना कि अब हमारी तीसरी मीटिंग ना हो, वरना मेरी बंदूक की हर एक गोली पर तुम्हारा नाम लिख जाएगा। आंचल ने इंटर का बटन प्रेस करते हुए कहा। अल्फांजो, पता करो कि इस समय राजवीर सिंह चौहान कहाँ है। न्यूयॉर्क में वो मुझे कहाँ मिलेगा। मीटिंग फिक्स करो उसके साथ मेरी। आंचल दी ग्रेट राठौर की तरफ से राजवीर सिंह चौहान से मिलने जा रही है। नहीं, मुझे उससे मिलना भले ही आंचल सिंह राठौर के नाम से है, लेकिन मेरी मीटिंग उसके साथ एनिमी फॉरएवर के नाम से फिक्स करो। आंचल ने तुरंत अल्फांजो को फोन पर कहा और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। इधर सम्राट भी राजवीर सिंह चौहान का पता मिलते ही न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका था। दोनों दुश्मन एक साथ एक ही जगह पर एक ही इंसान से मिलने के लिए पहुंचने वाले थे और दोनों ही अपने मन में अपनी जीत के लिए कुछ भी करने का हौसला रखते थे। दोनों में से किसी ने आज तक हार का स्वाद नहीं चखा था। अब देखना ये था कि जीत किसके नसीब में लिखी जा रही थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राणावत विला, मुंबई, भारत। रात के 9 बजे डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा था। रुचि और शुचि कहाँ हैं? दोनों की दोनों आज खाना खाने नहीं आई। आदित्य जी ने उन दोनों की खाली कुर्सियां देखकर दीक्षा जी से पूछा। वो दोनों कॉलेज की ट्रिप पर गई हैं, दीक्षा जी ने बताया। कॉलेज की ट्रिप पर? आदित्य जी को हैरानी हुई। कहाँ? कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने फिर अगला सवाल किया। वो कोई ग्रामीण क्षेत्र है, उनके कॉलेज का एक प्रोजेक्ट था, सारे स्टूडेंट्स जा रहे थे, उसी के सिलसिले में गई हैं, दीक्षा जी ने बताया। ये कौन सा तर्क हुआ कि सारे स्टूडेंट्स जा रहे थे तो उनका भी जाना जरूरी था? किससे पूछकर गई हैं? आदित्य जी ने इस बार कुछ गुस्से के साथ पूछा। दीक्षा जी ने अपना सर झुका लिया, उनसे कुछ भी जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। वो जानती थीं कि आदित्य जी को इस तरह से लड़कियों का घर से बाहर रहना, वो भी रात को, बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी कारण रुचि और शुचि को सामान्यतः बिना किसी जरूरी काम के और उनसे पूछे बिना कहीं भी बाहर आने जाने की पाबंदी थी। जब भी कहीं आना जाना होता था तो घर परिवार का कोई ना कोई सदस्य उनके साथ जरूर होता था। मुझसे पूछकर गई हैं दोनों? इस बार जवाब आशुतोष जी की तरफ से आया। आदित्य जी ने हैरान होते हुए आशुतोष जी की तरफ देखा। तुम उस समय मीटिंग में थे, इसका पता तुम्हारा फोन स्विच ऑफ होने से चल रहा था। जब मेरे पास शुचि का फोन आया था, मैं आज उन लोगों को कॉलेज से लौटते समय लेने जाने वाला था, तो उन्होंने मुझसे बताया था और साथ ही कॉलेज के ग्रुप के साथ जाने की अनुमति मांगी थी, तो मैंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, आशुतोष जी ने कहा। आदित्य जी ने समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। वहां पहुंचने के बाद उन लोगों का कोई फोन आया था? अच्छे से तो पहुंच गई है ना दोनों? वहां पर कोई समस्या तो नहीं है? आदित्य जी ने फिर दीक्षा जी से पूछा। नहीं, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया है, दीक्षा जी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा। फोन नहीं आया तो आपको फोन कर लेना चाहिए था ना। ये लड़कियां भी ना जितनी बड़ी होती जा रही हैं उतनी ही लापरवाह होती जा रही हैं, आदित्य जी ने कहा। क्या फर्क पड़ता है आदित्य, बच्चियां हैं, घूमने के लिए निकल गई हैं, आशुतोष जी ने आदित्य जी को शांत करते हुए कहा। पर फिर भी भाई साहब, एक फोन तो कर देना चाहिए ना, जबकि उन लोगों को पता है कि घर में सब परेशान होते हैं, आदित्य जी ने कहा। परेशान तो हम सबसे ज्यादा तुम्हारे लाडले के लिए होते हैं। बच्चियों का तो कम से कम ये तो पता है कि वे कहीं इधर उधर नहीं जाएंगी और ना ही कोई गलत काम करेंगी, लेकिन तुम्हारा लाडला तो हमेशा ही फंसा देता है। उसका कोई फोन आया था कि नहीं? आशुतोष जी ने पूछा। हाँ, मेरी बात हुई थी सम्राट से। वो आज शाम को, मेरा मतलब है कि यहाँ के समय से कल सुबह न्यूयॉर्क के लिए निकलेगा। उसे एक सूचना मिली है कि न्यूयॉर्क के सनराइज होटल में इस समय राजवीर सिंह चौहान आता जाता रहता है। 2 साल पहले राजवीर सिंह चौहान ने इस होटल को खरीदा था। वही उससे जाकर मिल रहा है। जैसे ही उसकी मुलाकात होगी, उसके बारे में वो हमें अवगत कराता रहेगा, आदित्य जी ने बताया। अच्छी बात है, उससे बोल देना कि अपनी हर एक अपडेट फोन करके देता रहेगा। ये नहीं कि वहाँ पर भी कोई झगड़ा करके चला आएगा। अच्छे से समझा देना उसे, आशुतोष जी ने कहा। सम्राट तो फोन कर ही लेता है, लेकिन इन लोगों ने फोन क्यों नहीं किया? आदित्य जी को इन लोगों की चिंता हो रही थी। तो ये काम तुम भी कर सकते हो, सम्राट को फोन कर सकते हो, लेकिन बेटियों को नहीं, जबकि फोन तुम्हारे पास भी है, आशुतोष जी ने कहा।
आशुतोष जी से कुछ न कहते हुए आदित्य जी ने अपना फोन निकाला और रुचि का नंबर डायल किया। पापा का फोन। आदित्य जी का नंबर स्क्रीन पर देखते ही रुचि के होश उड़ गए, क्योंकि शुचि अभी तक वापस नहीं लौटी थी। हे भगवान, अब पापा शुचि के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? लेकिन अगर फोन उठाने में देर हुई तो और ज्यादा गुस्सा होंगे। क्या करूं मैं? फोन उठा ही लेती हूँ। ये शुचि की बच्ची ना एक दिन जरूर मुझे मार ही डालेगी। किसी तरह से हिम्मत करके उसने फोन रिसीव कर लिया। हेलो बेटा, कैसी हो? अच्छे हैं पापा, आप कैसे हैं? रुचि ने पूछा। हम सब भी बढ़िया। तुम अपना बताओ, तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने जाने में, या फिर कोई समस्या तो नहीं है ना? वैसे कहाँ गई हो तुम लोग? आदित्य जी ने पूछा। सॉरी पापा, वो हम लोगों ने पूछने के लिए आपको फोन करना चाहा था, लेकिन उस वक्त आप मीटिंग में थे, रुचि ने धीरे से कहा। इट्स ओके बेटा, पापा से पूछ कर जाओ या बड़े पापा से पूछ कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर में किसी से बताकर जरूर जाना। मैंने यही कहा है तुम लोगों को। इससे कम से कम ये तो पता रहता है कि तुम लोग हो कहाँ। अब ये बताओ, कहाँ हो तुम लोग? आदित्य जी ने पूछा। ये एक छोटा सा गांव है, हमें प्रोजेक्ट में इस गांव की प्रगति रिपोर्ट बनानी है, उसी के सिलसिले में यहाँ आई है, रुचि ने बताया। शुचि भी तुम्हारे साथ ही है ना? जरा बात कराओ उससे भी, आदित्य जी ने कहा। अब तो रुचि की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रुचि ने तेजी से कहा। पापा, वो बाथरूम में गई है। हे भगवान, अब मैं पापा से क्या बताऊं कि ये शुचि की बच्ची अर्जुन से मिलने के चक्कर में पता नहीं कहाँ चली गई और अभी तक वापस लौटकर नहीं आई है। अगर पापा को इस बात का पता चल गया ना, तो अर्जुन का नाम सुनते ही उन्होंने हम दोनों का घर से बाहर निकलना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना है। ऊपर से शुचि की जो हालत होगी सो तो होगी ही, पर साथ में पापा से झूठ बोलने के जुर्म में मेरा भी गला दबा दिया जाएगा। रुचि आदित्य जी से झूठ बोलने में भी कांप रही थी। आदित्य जी ने कहा, शुचि भी तुम्हारे साथ ही है ना, जरा बात कराओ उससे भी। कोई बात नहीं बेटा, उससे बोल देना कि मैंने फोन किया था और उसे फोन करने के लिए बोल देना। तुम लोगों ने खाना खा लिया? रुचि ने पूछा। जी पापा, हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब सोने ही जा रहे थे। कोई अर्जेंट है क्या? आदित्य जी ने कहा। नहीं, कोई अर्जेंट नहीं है, एंजॉय। पर अपनी खैरियती खबर देते रहना तुम दोनों। दोनों में से कोई एक भी फोन करती रहेगी तो दोनों की खबर मिलती रहेगी। जी, रुचि ने छोटा सा जवाब दिया। गुड नाइट पापा। आदित्य जी ने कहा। गुड नाइट बेटा, दोनों अपना ध्यान रखना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसी वक्त फोन करना, तुम्हारे पापा उसी वक्त वहाँ मौजूद हो जाएंगे। आदित्य जी ने फोन रख दिया, पर रुचि और ज्यादा परेशान हो गई थी। पापा को तो बोल दिया कि शुचि वॉशरूम में गई है, लेकिन शुचि है कहाँ और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? रुचि परेशान होकर बार बार शुचि के नंबर पर फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अर्जुन के नंबर पर ट्राई करती हूँ, शायद वो फोन उठा ले। उससे कम इतना तो पता चल जाएगा कि उसने शुचि को छोड़ा कहाँ है और उसका शुचि है कहाँ। रुचि ने अब अर्जुन का नंबर डायल करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका फोन भी नॉट रीचेबल बता रहा था। अब तो रुचि बहुत ज्यादा परेशान हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो पापा से ये भी नहीं कह सकती कि शुचि यहाँ पर वापस लौटकर नहीं आई है। हे भगवान, मेरी बहन का ध्यान रखिएगा, वो जहाँ भी हो सेफ हो। रुचि का दिल शुचि के लिए घबरा रहा था। इधर शुचि अर्जुन के साथ उस हिल पॉइंट पर ही रह गई थी। दो प्रेमियों के इस तरह से इजहार और इकरार को सुनकर शायद मौसम ने भी करवट ले ली थी, लेकिन जब इन दोनों के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को नेचर ने भी सुना तो उसे भी शायद गुस्सा आ गया था। अचानक से मौसम का मिजाज बिगड़ गया था। अभी तक जो पहाड़ के ऊपर लटके हुए काले बादल खूबसूरत लग रहे थे, अचानक से उन्होंने अपना रंग बदल लिया था। आई लव यू, अर्जुन के मुंह से इकरार और इजहार के इन 3 जादुई शब्दों को सुनकर जिस तरह से शुचि का मन मयूर नाच उठा था, उसकी खुशी संभाले ना संभली जा रही थी। उसी तरह से शायद इन बादलों को भी इन दो प्रेमियों को देखकर अब अपने अंदर समेटे हुए पानी का बोझ संभाले नहीं संभल रहा था। जो होगा सो होगा और उसे देखा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम मर सकते हैं पर अलग नहीं हो सकते। दो प्रेमियों के साथ जीने मरने की इस कसम ने एक नई प्यार की परिभाषा रखते थी। इन दोनों की खुशी में बादल भी खुशी से झूमकर नाच उठे, और जब बादल नाचने लगे, उनके अंदर भरा हुआ पानी बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बरसने लगा था। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हो गया?
रणविजय ने मौसम के बदलते हुए मिजाज को देखकर कहा, जल्दी चलो शुचि, हमें यहाँ से निकलने में भी 15 मिनट का समय लगेगा। अभी हमें पहाड़ी से नीचे भी उतरना है। उसके बाद यहाँ से करीब आधे घंटे का रास्ता तुम लोगों का रिजॉर्ट है, जहाँ की तुम्हारी यूनिवर्सिटी से आई हुई टीम रुकी हुई है। सबसे पहले मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, फिर वापस मुंबई के लिए निकल लूंगा। पर शुचि थी कहाँ? शुचि को आवाज देते हुए अर्जुन ने शुचि की तलाश में आसपास नजर दौड़ाई। शुचि, शुचि! तभी उसकी नजर सामने बारिश का मजा लेती हुई शुचि पर गई। इस समय शुचि दुनिया जहां की सारी फिक्र से फ्री होकर बिल्कुल बच्चों की तरह अपने दोनों हाथों में पानी की इन बड़ी बड़ी बूंदों को लेकर खेल रही थी। बच्चों जैसी एक निश्चल मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर अर्जुन उसकी मासूमियत में खो गया था। अपने ही हाल से बेगाना अर्जुन उसे चुपचाप बिना पलक झपकाए हुए एकटक देखे जा रहा था। बारिश की बूंदों से खेलती हुई शुचि उसे सीधे अपने दिल तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। बेखुदी में अर्जुन के कदम शुचि की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन पीछे से जाकर शुचि को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके कंधे पर अपना चिन टिका दिया और धीरे से उसके चेहरे पर आई हुई पानी की एक बूंद को अपने होठों से चुन लिया। अर्जुन की इस हरकत से शुचि पूरी तरह सिहर उठी और अर्जुन ने भी अपने पूरे बदन में एक मीठा सा झंझनाहट महसूस किया। शुचि के होठों से बड़ी मुश्किल से निकला, ये क्या कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने कंधों से पकड़कर शुचि को अपने सामने किया। दोनों की नजरें मिली। जाने इन नजरों में आज क्या था कि अर्जुन के दिल की जज्बाती लौ देती हुई इन नजरों से शुचि ज्यादा देर तक आंखें नहीं मिला सकी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्जुन ने कंधों से पकड़कर शुचि को अपने सामने किया। दोनों की नजरें मिली। जाने इन नजरों में आज क्या था कि अर्जुन के दिल की जज्बातों की लौ देखकर शुचि ज्यादा देर तक आंखें नहीं मिला सकी। धीरे से उसने अपनी पलकें झुका लीं और अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसकी इस अदा पर अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। अर्जुन ने अपनी बाहों की पकड़ शुचि पर और कस दी, जैसे उसे अपने आप में समेटकर छुपा लेना चाहता हो। और शुचि ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। दोनों ने ही अपनी आंखों से एक दूसरे को अपने दिल में उतरने का रास्ता दे दिया था। अब तो बस मंजिल तक पहुंचना था। बरसात इतनी तेज थी कि शुचि पूरी तरह से भीग गई थी और उसमें खोए हुए अर्जुन को भी ध्यान नहीं रहा। वो खुद ही बुरी तरह से भीग चुका था। अर्जुन ने कंधों से पकड़कर शुचि को अपने सामने किया। दोनों की नजरें मिली। दोनों ने ही अपनी आंखों से एक दूसरे से ना जाने कितने वादे कस्में कर डाले। जाने कब तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दोनों की आंखें दोनों के दिल के जज्बात बयां कर रही थीं। अर्जुन की आंखों में उसके जज्बातों की लौ पूरे शबाब पर थी। बिना होठों से कुछ बोले ही अर्जुन ने शुचि को अपने प्यार का सबसे बड़ा भरोसा दे दिया था। उसकी आंखों में उसके जज्बातों की चमक इतनी अधिक थी कि उन्होंने आंखों के रास्ते शुचि के दिल में हलचल मचाना शुरू कर दिया था। अर्जुन के दिल के जज्बात उसकी आंखों से शुचि साफ साफ पढ़ पा रही थी। अर्जुन पूरी तरह से शुचि को अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था और शुचि पूरी तरह से उसके बाहों में टूटकर बिखर जाना चाहती थी। अर्जुन के जज्बातों की तपिश शुचि के बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। फिर भी शुचि ने अर्जुन से थोड़ा दूर होकर अपनी आंखें झुका लीं। लेकिन अब अर्जुन को सब्र नहीं था। उसने अपने और शुचि के बीच आए हुए इस 2 कदम के फासलों को एक ही कदम में समेट लिया। अर्जुन शुचि के बिल्कुल पास आ गया था। उसने पीछे से शुचि के कानों में कहा, किसी ने पूछा था हमसे, क्या है आपके दिल की कहानी? हमने भी दिया जवाब, इन 2 झुकी पलकों में ही हमारी सारी कहानी है। अर्जुन के मुंह से उसके दिल की कहानी सुनकर शुचि का दिल भी अब अपनी काबू में नहीं रहा था। शुचि ने अर्जुन की गर्म सांसों को अपने कंधे पर महसूस किया। कुछ अर्जुन के गर्म जज्बातों की तपिश थी, तो कुछ अरमान जगाते हुए इस मौसम की कहानी थी, जिसने न सिर्फ दिल में सोए हुए अरमान जगा दिए थे, बल्कि शरीर को भी जाने किस लहर में बहका दिया था। पूरे शरीर में तरंगे उठने लगी थीं। इस ठंडे मौसम में भी दोनों के दिल के अरमानों की गर्मी ने उनके सांसों को गर्म कर दिया था। अर्जुन की गर्म सांसों ने शुचि के खुले हुए गले पर हरकत कर दी थी। शुचि के पूरे बदन में सिहरन से दौड़ गई। अर्जुन की सांसों की गर्मी अपने गले पर महसूस करते हुए शुचि तेजी से पीछे मुड़ी और अर्जुन के सीने से लग गई। अर्जुन ने भी 1 सेकंड की देरी ना करते हुए शुचि को अपनी बाहों में समेट लिया। अर्जुन ने अपने होंठ शुचि के माथे पर रख दिए।
अर्जुन के होठों को अपने माथे पर महसूस करते हुए शुचि ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार था। अर्जुन की आंखें अब शुचि के आंखों से नीचे उतरकर उसके होठों की तरफ देखने लगीं। शुचि की प्यास जगाती हुई इन होठों को देखते हुए अर्जुन का गला इस भीगते हुए मौसम में भी सूखने लगा था। उसे जोर से प्यास लग रही थी। अर्जुन ने अपना एक हाथ शुचि के गले के पीछे रखते हुए उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। बारिश के कारण गिरती हुई बूंदें जो शुचि के होठों के आसपास लगी थीं, उन्हें अर्जुन ने अपने होठों से छू लिया। शुचि के हाथ अर्जुन के ब्लेजर पर कस गए। अर्जुन के होठों ने शुचि के होठों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ देर तक वो उसे पोलाइटली किस करता रहा। अर्जुन की इन बेताबियों ने शुचि को भी बेकाबू कर दिया था। शुचि ने अपने होठों की पंखुड़ियों को खोल दिया था। अर्जुन धीरे धीरे शुचि में डूबने लगा था। उसकी बेताबी अब खुलकर बाहर आने लगी थी। अर्जुन अब धीरे धीरे उन्माद की तरफ बढ़ रहा था। शुचि की सांसें उखड़ने लगीं। उसने धीरे से अर्जुन को अपने से अलग किया। अर्जुन, हमें चलना चाहिए, रात काफी हो गई है। शुचि आंखें झुकाए हुए बोली। अर्जुन, जो कि अब तक दिलकश लम्हों में डूबा हुआ था, वो आधा प्यासा ही रह गया था। ऐसा लगा जैसे कि किसी प्यासे के होठों तक आते आते ठंडे पानी का प्याला किसी ने छीन लिया हो। उसने नासमझी से शुचि की तरफ देखा, पर उसकी बोलती हुई आंखें शुचि से शिकवा कर रही थीं, जैसे कि उसने किसी बच्चे से उसका मनपसंद खिलौना छीन लिया हो। तभी शुचि ने अपने आसपास के माहौल पर अपनी आंखों से उसका ध्यान दिलाया। अर्जुन एक पल के लिए हैरान रह गया। शुचि ने डूबे हुए अर्जुन को समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रह गया था। अंधेरा घिराया था और ये दोनों अब उस हिल पॉइंट पर अकेले ही थे, बिल्कुल अकेले। हे भगवान, ये क्या हो गया? अर्जुन और शुचि के होठों से एक साथ निकला। वे बुरी तरह से उस हिल पॉइंट पर फंस चुके थे।